क्या आपने दोस्तों कभी सोचा है कि किसी एक समय गुप्त काल में जो उनकी राजधानी जो है कि पाटलिपुत्र हुआ करता था। फिर हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे मिडल हिस्ट्री में आते हैं। तभी हम लोग लास्ट चैप्टर में देखा किंग्स एंड किंगडम में जो आपका कैपिटल हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था, कन्नौज के आसपास चला, यानी यमुना के रीजन में चला है, यमुना के रीजन में चला है। उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ से ईस्ट से कहीं न कहीं वेस्टर्न की तरफ जो है कि राजधानियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे समय बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग चैप्टर देखेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर थर्ड, और वो है द दिल्ही सुल्तान्स। क्या है? चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर का नाम है द दिल्ही सुल्तान्स। सुल्तान्स है यानी बहुत सारे हम लोग सुल्तान यानी अच्छा, सुल्तान जो है कि एक जो है कि आपका अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है आपका सुल्तान जो है कि आपका अरेबिक ही वर्ड है, जो कि उसका मतलब होता है आपका राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है सुल्तान्स। ठीक है, ये आपका क्या है? चैप्टर का नाम है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो कोर वैल्यूज होंगे उसमें हम लोग देखेंगे दिल्ही के सुल्तान को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको चैप्टर की तरफ ले चलूं, लास्ट वन वीडियो मैंने आपको बताया था, नहीं लास्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा है एक चोल साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? चोल साम्राज्य के बारे में, जो जो कि साउथ इंडिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। साउथ इंडिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक हुआ करता था। अच्छा, वो इसलिए इतना ज्यादा फेमस है, इतना जाना उसका इतिहास भी इतना नाम है। क्यों? क्योंकि वो जो है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही शासन नहीं किया, वो अपने भारत के संस्कृति को, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को, भारत की इकोनॉमिक सिस्टम को वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ इंडिया यानी भारत के बाहर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो है कि वहां पे उसका प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उन्होंने कब्जा किया, यानी कहीं न कहीं एक विस्तारवादी नीति को हम लोग चोल साम्राज्य में देखते हैं। तो कहीं एक राजा था वो जो चोल साम्राज्य था वो कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रही यानी बाहर जाके आक्रमण करता था। लेकिन उसी क्षण में देखेंगे उत्तर भारत में भी, यानी एक दक्षिण भारत में बाहर जाके अपने साम्राज्य के विस्तार के, और उत्तर भारत में क्या हो रहा है कि बाहर के लोग क्या के इंडिया में विस्तार अपना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसमैचिंग है, इसी चीज को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यानी तुर्कों का आक्रमण भारत में खूब व्यापक रूप से होने लगा था। तो दोस्तों हम लोग आज यही सब देखने का प्रयास करते हैं। एक बार देख लेता हूँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सब कुछ ठीक है। दोस्तों अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है मैं आपको इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस तरह से आपको एनसीईआरटी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिस तरह से मतलब कि वो जो है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको समझे नहीं, उसको रिकॉल मतलब कि उसको रटे नहीं, बल्कि अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करें। इस तरीके से आप देखेंगे, मैं भी पढ़ा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं इस तरीके से चीजों को नहीं पढ़ाया जाता। वहां पर क्या होता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ा दी जाता है, लेकिन उसको थीम को नहीं बताया जाता, उसके पीछे कारण को नहीं बताया जाता है, उसके पीछे लॉजिक को नहीं बताया जाता है। इन सभी चीज को हम यहाँ पे एलोबरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे इफर्ट को आप लोग थोड़ा सा वैल्यूएट करिए, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा गहराई को समझिए। तो अब हम लोग समझते हैं। पहले एक बार मैंने बता दिया कि जो है कि पहले एक जो है कि आपका साम्राज्य हुआ करता था, यानी आप देखेंगे कहीं गुप्त का और मौर्य का, यानी मौर्य का फिर उसके बाद गुप्त का जो आपकी कैपिटल हुआ करता था, कहाँ हुआ करता था दोस्तों? आपका जो है कि यानी पाटलिपुत्र आज के पटना वाले रीजन में हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे जो यहाँ की कैपिटल है, जो कैपिटल है दोस्तों, ये जो है कि ये कैपिटल जो है कि आपका ईस्टर्न यानी वेस्टर्न की तरफ किसका जा रहा है, यानी यहाँ कहीं कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र,
पाटलिपुत्र यहाँ वहीं हुआ करता था, पाटलिपुत्र। अच्छा, इसके बाद जो है कि कहाँ जा रहा है अब? अच्छा, ये कौन कौन सी नदी के पास में था? ये आपकी गंगा नदी के पास में था। कहाँ पे? गंगा नदी के पास में था। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, फिर उसके बाद कहीं कहीं कन्नौज आ जाता है। कन्नौज जो आपके हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में देखा, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में देखा, जिसमें जो है कि राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के डायनेस्टी सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और मैंने अब देखो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं अब दिल्ली वाले रीजन में आ जाता, आज का दिल्ली जो भी। देखो दोस्तों, जैसे आप इस रीजन में इस पे तो आपका यानी ये वाला रीजन मोर फर्टाइल होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो है कि ये एक ट्रेड रूट डेवलप हो रहा है। कौन सा? एक ट्रेड रूट डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे चोल साम्राज्य फ्लरिश हो रहा है। और यहाँ पे जो है कि, और ये आपका रेशम मार्ग है। क्या है? रेशम मार्ग है। कहीं ना कहीं ये रेशम मार्ग है। अगर यहाँ पे आप कब्जा कर लेते हैं, इस वाले ट्रेड रूट पे आप कब्जा करते हैं, इस वाले ट्रेड रूट पे कब्जा करते हैं, यानी आपके पास एरिया के साथ साथ, यानी ये तो एक फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड है। यहाँ से बहुत सारी नदियों का भी देखो, इस तरफ जाएंगे आपका गंगा यानी पंजाब रीजन में, हरियाणा रीजन में, इन सभी रीजन में क्या करेंगे आप? कब्जा तो करेंगे, लेकिन इसके साथ इस पूरे रीजन को पॉलिटिकली होल्ड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अपना होल्ड बना लेते हैं, यानी ये वाला रीजन अपने आप कब्जे में आ जाएगा, ये वाला रीजन अपने आप कब्जे में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं इस जगह जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिसोर्स ज्यादा हो रहे हैं ना। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? देखो ये पूरा ये फर्टाइल लैंड है पूरा, यानी यहाँ से कैप्चर करेंगे, नदी उदी कैप्चर करेंगे, नदियों का कैप्चर इसी पूरे रीजन पे कैप्चर, यहाँ पे कैप्चर, यहाँ से नदियां होके जा रही हैं इस रीजन पे कैप्चर, यानी इस वाले फर्टाइल लैंड पे कैप्चर। और दूसरी बात, यहाँ अगर आप करते हैं तो इस वाले रीजन को आप कहीं के जो बाहर आक्रमणकारी हैं इसको यहीं पे रोक देते हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे बैटल ऑफ पानीपत, यानी ये एक बहुत सारा विशाल मैदान हुआ करता था, विशाल मैदान था। यहीं पे जो है कि मोस्ट ऑफ द बैटल जो है कि लड़ी गई, जो कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन का कारण बनी है। यानी बैटल ऑफ पानीपत का यही योगदान है इतिहास में, यही कि जब जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, तब तक ये डिसाइड किया है कि अब वहां पे सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, यानी एक साम्राज्य का अंत, दूसरे साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, दूसरे विस्तार का दूसरे साम्राज्य का, दूसरे सुल्तान का, दूसरे किंग कहीं न कहीं शासन आ रहा है। ये जो है कि बैटल ऑफ पानीपत का इतिहास में योगदान है, इसलिए बैटल ऑफ पानीपत को इतने गहराई से समझा जाता है, यही बात समझना होता है। अच्छा, अब हम लोगों को देखते हैं, ये बात मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे, यानी कैपिटल जो है कि वेस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण? ट्रेड रूट को कैप्चर करना, टोल टैक्स। अगर ट्रेड रूट कैप्चर करते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स आपके हाथ में, सेंटर डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास रिसोर्सेस के इनकम जो है कि बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जो है कि दिल्ली पे, आज का जो दिल्ली है उस पे उसको किसने बसाया और किसने राज किया, तो दोस्तों याद रखेंगे तोमर राजपूत थे। कौन? जो तोमर राजपूत थे। एक बात आएगा ना दिमाग में, यहाँ सबसे पहले इसको किसने बचाया, तो तोमर राजपूत थे, जो राजपूताना थे, जो तोमर राजपूताना थे। ये जो है कि इसको जो है कि बसाने का काम किया कब? अर्ली 12th सेंचुरी में। कब? अर्ली 12th सेंचुरी में, अर्ली 12th सेंचुरी में जो है कि इस दिल्ली को बसाया। अच्छा, उसके बाद जो है कि, अच्छा इसके जो एक प्रमुख आप राजा को देखेंगे, उनका नाम था अंगपाल। क्या था? अंगपाल था। क्या था? अंगपाल। इन्होंने जो है कि आज के दिल्ली को बसाया और इस पे शासन किया है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं, फिलहाल शासन किया। अच्छा, उसके बाद जब इनके तोमर राजपूत के बाद देखेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिल्ली पे फिर दोबारा दूसरा कब्जा आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट नंबर पे ये आते हैं, इसको एक कहीं तोमर राजपूत अंगपाल ने दिल्ली को बसाया, इस पे शासन किया लगभग जो है कि अर्ली 12th सेंचुरी में, यानी यही कुछ 1862 के पहले, यानी पृथ्वीराज चौहान के आने से पहले जो है कि ये थे। अच्छा, इस पे जो है कि आने 1165 में, कब? 1165 में जो है कि 1165 से 1180 जब तक तराइन का युद्ध नहीं होता, यानी बैटल ऑफ तराइन 1192 तक चौहान का शासन था। किसका?
चौहान का, इसमें सबसे पावरफुल राजा थे। अच्छा किसको, कहीं न कहीं मतलब चौहानों ने तोमर राजपूत को हरा के वहां पे चौहान डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। और इसमें से सबसे पावरफुल राजा था पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड था। आई होप अभी तक मैंने आपको जो पिक्चर बताया कि दिल्ली को किसने बताया, पहले किसने बसाया, तोमर राजपूत हुआ करते थे। इनका एक पावरफुल किंग था जिनका नाम था अंगपाल। अच्छा उसके बाद जो है कि इसको अंग तोमर राजपूत को किन्होंने डिफीट किया? दिल्ली चौहान ने दिल्ली पे कब्जा किया, अजमेर पे भी। उसने मैंने लास्ट में वीडियो में बताया था जो चौहान थे ये कहाँ कहाँ पे शासन करते थे। ये दिल्ली पे राज किया था, अजमेर पे राज किया था, यानी ये दो रीजन पे इनका काफी अच्छा होल्ड हुआ करता था। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। अभी तक जो आपको पिक्चर बताया सब कुछ क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगा। कोई प्रकार की समस्या होगी तो बताइए। इसको समझेंगे, अपने माइंड में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कैपिटल शिफ्ट हो रहा है कन्नौज, कन्नौज से फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें कि और पहले रोका जाए। ज्यादा एरिया आप अगर जितना आप आगे जाएंगे, यानी देखो ये अपर लैंड पे जा रहे हैं यहाँ, यानी इसके बाद से स्लोप ज्योग्राफी समझेंगे क्योंकि नदियों का पानी ऐसे जाता है। अब जैसे यहाँ पे कब्जा कर लेते, होल्ड कर लेते, ये वाले रीजन अगर नदियों को रोक ले तो नदियों पे कब्जा हो जाएगा, यानी इस पूरे लैंड पे कब्जा हो जाएगा। इस प्रकार से ये पॉलिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही थी, इकोनॉमिक देखने का एक विजन डेवलप हो रहा था। इसलिए जो है कि धीरे धीरे जो है कि यहाँ पे देखेंगे आप कैपिटल का शिफ्टिंग हो रहा है, ट्रेड रूट पे कैप्चर किया जा रहा है। अब ट्रेडिशनल एक्टिविटी जो है कि क्योंकि अर्बनाइजेशन और बड़े बड़े शहर भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन भी दिन के दिन बढ़ता जा रहा है, फोर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, रीजनल पावर डेवलप हो रही है। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पावर का जो है कि मुझसे कन्फ्रंटेशन रहता था। तो ये बात अभी तक आपको पिक्चर समझ आई होगी क्या चीज कैसा हो रहा था। ठीक है, पावर का कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है हर एक राजा जो है कि चाहता था अपने आप को एक सुरक्षित रहना। तो सुरक्षित रहने के चक्कर में जो है कि इसके चक्कर में जो अपनी राजधानी को सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। अच्छा इसके आप उसको भी देखेंगे तो समझ में आएगा। और जैसे आप कर्नाटिक वार में देखेंगे, हम लोग जब 8 की क्लास तो एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो कर्नाटिक वार देखेंगे, उसको हम लोग बताएंगे वहां पे। लेकिन फिलहाल अभी तक जो बातें बनने में बताया आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो। अच्छा यहाँ पे और एक बात समझना है, जो यहाँ की जो क्वाइन था, क्या था जो क्वाइन था वो था दिल्ली वाल था। क्या था? दिल्ली वाल था। क्या था? यहाँ की क्वाइंस का नाम था, क्या था? दिल्ली वाल था। क्या था दोस्तों? दिल्ली वाले वाइट सर्कुलेशन ऑफ कॉल्ड, यहाँ पे मिंटेड हियर, यानी दिल्ली वाल नामक कॉइन का यहाँ पे मिंट हुआ करता था और यहीं से जो है कि भारी मात्रा में सर्कुलेट भी हुआ करता था। आई होप अभी तक हमने जो भी आपको बताने का प्रयास किया वो चीजें आपको समझ आ रही हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे चलने का प्रयास करते हैं और नेक्स्ट वन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एक बात समझेंगे दोस्तों, मतलब कि किसी एक साम्राज्य के बाद, यानी किसी एक राजा के बाद कोई दूसरा राजा उस पर कैप्चर करता है, उस पर शासन करता है, उसमें कई चीज अमूल चूक परिवर्तन होता है। पहला नंबर वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम बदलेगा, प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी, कल्चर भी आपको देखेंगे उसमें कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी इन सभी, अच्छा कल्चर के साथ से रिलीजियस भी आप देखेंगे पॉलिसी बदलता है, क्योंकि अभी ये तुर्क आ गए हैं अब। लेकिन एक बात समझेंगे दोस्तों, ये सारी एक्टिविटी तो हो ही रही थी। चलिए ठीक, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन बताएंगे कभी। और जब हम लोग समय बताना यह था कि कितने भी भारत पे आक्रमण किए, कितने भी आक्रमणकारी ने भारत पे आक्रमण किए, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है जो पहले भी मेजोरिटी में था, आज भी मेजोरिटी में है। लेकिन और कंट्री में जाएंगे, जो आज ईरान है, कभी ये पारसी देश हुआ करते, इसलिए उसको देखो पर्शियन कंट्री के नाम से जानते हैं। उसको पूरी तरीके से इस्लामाइजेशन कर दिया, यानी इस्लाम का वहां का प्रसार कर दिया, इस्लामाइजेशन कर दिया, इस्लाम वहां पे इस्लाम का पूरा विस्तार कर दिया गया। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क रहा है, सनातन एक ऐसा धर्म रहा है
जो उसकी वे ऑफ लाइफ है, यानी उसकी लाइफ को परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन ये किसी भी साम्राज्य में इतनी हस्ती नहीं थे। मुगल है, उसके पहले सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत था पूरा आपका, तुर्क थे, उसके बाद मुगल है, उसके बाद ब्रिटिश आए, लेकिन कहीं न कहीं मेजोरिटी में पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं। तो ये सब टॉलरेंस पॉलिसी जो, अच्छा ये सब जो है कि हमको इस बात को भी समझना है। हम लोग मतलब कि एक कहीं न कहीं इस धर्म की बातें भी समझते हैं, क्योंकि आज कहीं न कहीं हम देखते हैं कि ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है, तो इस बात को समझना है। जैसे आपको जंतर मंतर इसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस बातें में थोड़ा सा मैंने आपको बताने और झलक देने का प्रयास किया। तो अब देखते हैं दोस्तों, बस एक बार हम लोग देख देते हैं रूलर्स ऑफ द दिल्ली सुल्तान, यानी कौन कौन से ऐसे लोग थे जो दिल्ली पे जो है कि राज किए। तो पहले याद करेंगे, ऐसे टेबल देखो कैसे समझेंगे। पहले पहले नंबर कौन थे? तोमर थे। ये कौन थे? राजपूत थे। ठीक है, उसके बाद फिर कौन आया? चौहान है, चौहान है। ठीक है, ये कब था चौहान? अच्छे से पृथ्वीराज चौहान थे, 1165 से 1192 तक था। ठीक है, ये आपका पहला फेज था, पहले फेज। उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो है कि एक बैटल ऑफ तराइन होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ तराइन होता है। बैटल ऑफ तराइन होता है, इसमें दो बैटल लड़ी जाती है 1191, जिसमें जो है कि मोहम्मद घोरी की हार होती है। ठीक है, ये हार जाता है। फिर 1192 में जो है कि इसमें जो है कि मोहम्मद घोरी की जीत हो जाती है, और यहीं से जो है कि दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है, फाउंडेशन रखा जाता है। ठीक है, यहीं से दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखा जाता है। और इसके बाद जो है कि 1198 के करीब में, 99 के करीब में जो है कि घोरी की डेथ हो जाती है, और यहाँ का पहला सुल्तान बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, जो कि पेशे से गुलाम था, और इसीलिए इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, गुलाम वंश भी कहते हैं। इसलिए जो है कि इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। अच्छा, वहां पे पर्शियन में ममलूक कहा जाता था गुलामों को। अच्छा, गुलाम इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे, मतलब राजा का बेटा भी, राजा पे हम लोग उस राजा का बेटा जो अपने बेटे पे भी वो ट्रस्ट नहीं करता था। क्यों? कब तख्ता पलट करके वो अपने मतलब कि अपने पिताजी के साम्राज्य का तख्ता पलट करके वो खुद पावा हथियार ले, तो लोग मतलब मिडिल क्लास में कहीं ट्रस्ट डेफिसिट का झलक देखने को मिल जाता है। इसलिए जो है कि एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहते थे ये लोग कि मतलब कि जो ट्रस्ट वर्दी हो, अपने जान न्यौछावर करे, उनके साथ हर कदम हर चीज उसको साथ शेयर कर सके, इस तरीके से ट्रस्टवर्दी सेना चाहते थे। अच्छा, जब इसमें देंगे ये जो है कि कुतुब आज मतलब कि जो आपके स्लेव हुआ करते थे, ये क्या करते थे? अपने मालिक के प्रति वफादार हुआ करते थे, ये कभी उनसे बगावत नहीं कर सकते थे। और उसके बाद ये ट्रस्टवर्दी हुआ करते थे, जहां पे इनको आक्रमण करने के लिए भेजा जाता था, सैन्य शक्ति का जो अभियान इनको जिम्मेदारी दिया जाता था, वो जो है कि विदाउट एनी अपने इंडिविजुअल सेल्फ को सोचे बिना वो जो है कि अपने जिम्मेदारी को वहन करते थे। अच्छा, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद पहला जो है कि डायनेस्टी आप देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में पहले जो है कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा डायनेस्टी? आपका उस डायनेस्टी का नाम है आपका दोस्तों तुर्किश रूलर्स। उसमें नाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तुर्किश रूलर या ममलूक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी कह दें, स्लेव डायनेस्टी। ये कब से कब था? 1200 कब से कब से दोस्तों? 1206 से 1290 के बीच था। कब तक? 1206 से 1290। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा खिलजी। क्या? खिलजी कब थे? खिलजी कहीं खिलजी कहीं खलजी ऐसे लिखा रहता है, तो इसमें खलजी लिखा है तो खलजी लिखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। तो खलजी थे। इनका शासनकाल कब से कब था? 1290 से लेकर के 1320 थे, यानी इसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं, 30 सालों तक इन्होंने बहुत सारा, लेकिन ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी में बहुत सारी चीजें भी बनी हैं, हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद तीसरी, आई होप आपको विजुअल हो, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी इसमें।
तो ठीक है, देख लेता हूँ। उसके बाद क्या था, स्लेव हो गए, खलजी हो गए। खलजी के बाद आ जाते हैं तुगलक। कौन आते हैं? तुगलक आते हैं। तुगलक का टाइम पीरियड थोड़ा सा ठीक ठाक समय था आपका 1320 से लेकर के 1414 के बीच था। कब से? 1414। उसके बाद जो है कि सैयद डायनेस्टी आता है। सैयद डायनेस्टी जो इनके पीरियड 1414 से लेकर के 1450 55 तक, आई थिंक 51 तक था। 51 तक। उसके बाद जो है कि सैयद के बाद आ जाते हैं आपके लोधी डायनेस्टी। कौन सा? लोधी। इसको लर्न कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड था 1451 से 1526 तक। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है तब तक इनकी डायनेस्टी थी। तो कौन कौन थे? स्लेव डायनेस्टी था, खलजी डायनेस्टी था, तुगलक थे, उसके बाद फिर सैयद थे, लोधी थे। तो स्लेव का टाइम पीरियड क्या है? 1206 से 1290। खलजी का क्या है? 1290 से 1320। तुगलक का है 1320 से 1414। और सैयद का है 1414 1451। और जो आपका लोधी का है 1451 से 1526। इसी में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे कहीं के दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। मैंने कहा यही पानीपत का जो है कि अपना योगदान है कि जब भी पानीपत की लड़ाई हुई, किसी एक साम्राज्य का अंत होता है, किसी दूसरे साम्राज्य का उदय होता है। यानी एक साम्राज्य का अंत कर देता है, सिर्फ राजा का नहीं, पूरे साम्राज्य का ही अंत करके नए साम्राज्य की स्थापना होती है। यही जो है कि इसका सबसे बड़ा योगदान है, जब जब भी आप देखेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो है कि यहाँ से फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य की ये चीजें हो जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके आगे की चर्चा करेंगे और देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। यानी बता देता हूँ दिल्ली सल्तनत में कहाँ से आपको ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो आपको दोस्तों इंस्क्रिप्शन से और क्वाइन से, आर्किटेक्चर से, और कहीं आर्किटेक्चर से, और जो है कि तवारीख। क्या था? तवारीख यानी आथर के द्वारा, पोएट के द्वारा उनकी जो है कि जो, अच्छा, तारीख का प्लूरल फॉर्म क्या है? तवारीख है। जो कि पोएट के द्वारा लिखी गई जो उनकी बुकें हो गई, ऑथर यानी जो किताबें लिखी रहती हैं, वहां से जो है कि आपको जो है कि फाइंडिंग आउट बाय द दिल्ली, यहाँ से हमको दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चलता है। किसके की स्टडी करने से? इंस्क्रिप्शन की, क्वाइंस के, उस समय की आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, यानी जो आर्किटेक्ट का डेवलप हो रहा था। यानी कहीं आपका जैसे आपका कुतुब मीनार बन रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा बन रहा है, या फिर कोई मस्जिद का निर्माण हो रहा है, इन सभी चीजों से हम कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत की इतिहास का पता करते हैं। और जो है कि इनके अपने एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जो तवारीख यानी उस समय को हुई तारीख, यानी तारीख से तवारीख बना, यानी उस समय को हुई घटनाओं को एलोबरेट करता है। लेकिन एक बात और याद रखना है, जो ये तवारीख के जो पोएट हुआ करते थे, आथर हुआ करते थे, ये सिर्फ और सिर्फ इन पे सोर्सेज पर ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उस समय जो है कि सिर्फ और सिर्फ शहरों में रहते थे। गांवों के बारे में, इनके बारे में, गांवों के बारे में कोई झलक देखने की पुख्ता हमको जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजा के दरबार में रहते थे। राजा के द्वारा घटित घटनाओं को एलोबरेट करके बताते थे कहीं न कहीं कहीं। और ये था जो तवारीख के लेखक हुआ करते थे, आथर हुआ करते थे, ये जो है कि उनके जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके जजमेंट सिस्टम में उनका भागीदारी भी हुआ करता था। कहीं न कहीं ये राजा को अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, बुरा दिखाएंगे तो सर से धड़ अलग कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ शहर के कल्चर को दिखाएंगे, शहर की अर्थव्यवस्था को दिखाएंगे, वहां के सोसाइटी को दिखाएंगे, राजा के बारे में बताएंगे, सुल्तान के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको रूरल एरिया यानी जो आपका आज का कंट्री साइड एरिया है, यहाँ पे जो कि इनके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि यहाँ की लाइफ कैसी थी, यहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम था, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हुआ करता था, लैंड सिस्टम कैसे हुआ करता था, इन सब चीजों को जानकारी नहीं मिलती। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखना है। कौन आदमी कहाँ से लिख रहा है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, वो कहाँ पे रह गई। यानी हर एक इंसान का अपना परसेप्शन बनता है। इन सभी चीजों को हम लोग कल की क्लास में और अच्छे से देखेंगे और बताएंगे इसके बाद से थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को अगर आपको जो मैं समराइज करता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया, तो दिल्ली की किसने स्थापना की, दिल्ली पे कौन कौन ने शासन किया, कैसे जो है कि ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ कैपिटल का शिफ्ट हो रहा है, इन सभी चीजों को हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। थैंक यू।